को हमने डिस्कस किया है डिटेल से। उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा इसमें दो चीज़ें रहती है एब्डोमेन के अंदर। पहले तो हम बात करेंगे पेंक्रियास। पेंक्रियास के बारे में जो मेन पॉइंट्स है वही क्विकली रिवाइज करते हैं, व्हाट इज मेंट बाय पेंक्रियास और इसका काम क्या है। ठीक है, पेंक्रियास इज अ मिक्स ग्लैंड। ये क्या है? मिक्स ग्लैंड है विच हैव बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी। इसकी एंडोक्राइन प्रॉपर्टी भी है जी, वो एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, एक और चीज़ आप लोगों को मैं बताता चलूँ, जिस तरह के देखें ये एक फैक्ट है जो ऑनलाइन भी सुनते हैं और आप लोग भी। जो बंदा मुझे ये कहना कि सर मैं ऐसा पढ़ाई करूँ जिसमें मैं पास हो जाऊँ, हमारी प्रायोरिटी क्या है? एग्ज़ाम को निकालना। अगर इस पेंक्रियास पे मैंने अभी बहस शुरू की ना, इसकी फिजियोलॉजी, इसकी हिस्टोलॉजी, इसकी पैथोलॉजी, इसकी फार्माकोलॉजी, इसकी मेडिसिन, इसकी सर्जरी, ये पेंक्रियास एक हफ्ते में भी ख़त्म नहीं होता। तो फिर आप कभी एग्ज़ाम निकाल नहीं सकोगे। एग्ज़ाम के लिए जितना कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ें करेंगे ना, उतना आपको रिवीजन का मौका ज़्यादा मिलेगा। दो चीज़ों से लोग फेल होते हैं। एक वो लोग जो इररिलेवेंट चीज़ों के पीछे चलते हैं, जो मतलब छोटी छोटी सी चीज़ें पकड़ते हैं कि यार ये क्या होगा वो क्या होगा। और एक वो बंदा फेल होता है एग्जाम में जो दूसरों का सुनते हैं कि यार, एक कहते हैं कि यार ये तो आपने पढ़ा है लेकिन ये तो काम नहीं करने वाला, भाई ऐसा पढ़ो ऐसा पढ़ो। आप खुद को पढ़ने पे आदी करें, लोग जो भी कहे एग्जाम में आपने बैठना है, अपने स्टडी पे स्टैंड लिया करो। सेल्फ स्टडी इज द की। तो लोगों की कही हुई बातों पे ना जाए। शायद एक बंदे को पेंक्रियास पे 100 बातें आते हो और आपको एक बात किसी ने सिखाई हो, और वो 100 बातें ए भी फजूल के वो कभी आए नहीं, और आपका एक बात एग्जाम में आ जाए, यू आर सुपीरियर। तो मैं मतलब ये है क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पे डिपेंड करें। ठीक है, पढ़ाई में रिदम रखे। मेरे साथ जितने भी लोगों ने पढ़ा है, शुक्र है ना अल्हम्दुलिल्लाह 90+% रिजल्ट है पीएमडीसी में। ऐसे लोग भी यहाँ से पास हुए जो 8 साल उन लोगों ने किताब को हाथ नहीं लगाया था। 2008-2009 के ग्रेजुएट थे, वो भी 3 महीनों में पास हुए हैं। लेकिन उन लोगों में एक बात ये थी, डेली क्लास लेना और डेली चीज़ पढ़कर उस पर रिवाइज करना। और वो इस एकेडमी से जब वापस जा रहे होते थे ना, तो रात के 7-8 बजे होते थे। वो लोग यहाँ पे फिर बैठ के ग्रुपिंग में डिस्कशन करते। मेन चीज़ है डिस्कशन इज़ द की। मेरा अब ये ईद के बाद हम क्लासेस का जो ड्यूरेशन है ना, वो दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक क्लास होगी, फिर 7 से लेकर 10 तक हम इधर रिवीजन करेंगे। जितना मैक्सिमम टाइम आप लोग इस सिस्टम के अंदर गुजारेंगे, उतना घर जाकर आप लोगों के पास ये टेंशन नहीं होगा कि मैंने फिर से पढ़ना होगा, ये होगा। जब एक दफ़ा बंदा रूम से निकले फिर पढ़ाई के लिए है, फिर बंदा रूम में जाकर थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर चीज़ें कर इसमें टाइम भी लगता है और इंसान को मज़ा भी नहीं आता। यहाँ इस एकेडमी में इन होने और फिर इसको आउट करने से पहले आपके यहाँ पे फीलिंग होना चाहिए कि आज मैं कुछ करके जाएगा। ठीक है, तब आप पास हैं। कॉमन चीज़ें फोकस करें, और जो चीज़ मैं पढ़ाऊँगा वही मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है और वही इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। ठीक है ना, ये चीज़ें याद रखें। कुछ लोगों ने किसी और एंगल से तैयार किया होगा, कुछ लोगों ने किसी और एंगल से तैयार किया होगा। कभी भी अपना सही दोस्त जो है ना, वो आप लोगों को सही डायरेक्शन नहीं बताएगा। वो कहेगा यार ये कन्फ्यूज़ हो जाए, ये ना पढ़े। ये लोगों की कंसेप्ट है। तो कोशिश करे जो चीज़ करने को है वो करे, जो नहीं करने को उसको स्किप करे। ठीक है, तो एग्जाम में ज़्यादा चीज़ें कॉमन होती है कि रेयर होती है। कॉमन, तो अगर आप वो रेयर कर भी ना लेना और लेकिन आपका कॉमन के ऊपर कमांड हो, फिर भी आप फेल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आप रेयर पकड़ो, कॉमन छोड़ो, आप कभी पास नहीं हो सकते। सही है ना। तो इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें जो आप लोगों की जहन में स्टिल है कि यार इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो इन 2-3 दिनों में आप लोग की जहन में आ रही है, इन चीज़ों का शायद एक्सप्लेनेशन 1 हफ्ता बाद आ जाए, 2 हफ्ते बाद आ जाए। एट द एंड ऑफ द सेशन ईच एंड एवरीथिंग विल बी क्लियर। लेकिन अगर मैं एक एक चीज़ को पकड़कर हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन करूँ तो ना आप लोग पढ़ोगे और न मैं आप लोगों का टारगेट अचीव करूँगा। तो जो चीज़ आप लोगों की जहन में है वो रखे कि यार इसका मतलब क्या है। सेशन ख़त्म होने के बाद अगर उसका नतीजा आपको फिर भी ना मिले, सर से पूछे सर इसका मतलब क्या है। कुछ चीज़ें हम खुद छोड़ देते हैं क्योंकि उसका रिलेशन फिजियो के ऊपर आता हो, पैथोलॉजी के ऊपर, फिर हम वो रिकॉल करके आप लोगों को फिर याद दिलाते हैं कि यार एनाटॉमी में हमने इस दफ़ा एक चीज़ पढ़ी थी, वो ये है। ये बात समझ आ गई कि नहीं? उसको को रिलेशन स्टडी कहते हैं। तो मेमोराइज, जो चीज़ रट्टे वाली है वो रट्टे वाली हो, और जो चीज़ समझने वाली उसको समझना चाहिए। ठीक है, लेकिन पेंक्रियास क्या है? इट इज़ अ मिक्स्ड ग्लैंड हैविंग बोथ एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन फंक्शन। इट इज़ a mixed gland
हैविंग बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शन। पेंक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है, इसका एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और एंडोक्राइन फंक्शन भी है। नेक्स्ट इसका लिखे लोकेशन, कि पेंक्रियाज कहाँ पे है, ठीक है, कि वेयर इज पेंक्रियाज लोकेटेड। तो देखिए बहुत आसान, दिस इज कॉल्ड सी शेप ड्यूडिनम। ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ये ड्यूडिनम है। इस ड्यूडिनम के अंदर दिस इज द हेड ऑफ पेंक्रियाज एंड इट इज एक्सटेंडेड अप टू द स्प्लीन। ये कहाँ तक गया है, स्प्लीन तक गया है, दिस इज कॉल्ड स्प्लीन। तो हम कहते हैं कि द मिक्स ग्लैंड विच इज प्रेजेंट बिटवीन duodenum and spleen that will be known as pancreas। तो लिखे it lies between duodenum and spleen। duodenum और spleen के दरमियान क्या पड़ा है, पेंक्रियास पड़ा है। इसके फिर हमने जनाब ये देखना है कि इट इज इंट्रापेरिटोनियल स्ट्रक्चर या रेट्रोपेरिटोनियल। तो याद रखें इसके जनाब हमने कुछ पार्ट्स पढ़े थे ना, कि दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ पेंक्रियास, फिर नेक पार्ट ऑफ पेंक्रियास, बॉडी ऑफ पेंक्रियास और आखिर में टेल, इस तरह है ना। तो ये बात हमने की थी कि पेंक्रियास इज अ रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट टेल, याद है वो हमने लिस्ट बनाया था कि पेंक्रियास इज अ रेट्रोपेरिटोनियल, लेकिन किस चीज़ के अलावा, टेल के अलावा, जो पेरिटोनियम के अंदर होता है। तो पेंक्रियास के ये तीनों पार्ट, ये पेरिटोनियल लेयर के पीछे है, ये रेट्रोपेरिटोनियल है, लेकिन इसका एक पार्ट पेरिटोनियम के अंदर है, उसको हम क्या कहते हैं, टेल ऑफ पेंक्रियास। तो यहाँ पे लिखें पेंक्रियास इज रेट्रोपेरिटोनियल स्ट्रक्चर, रेट्रोपेरिटोनियल इन नेचर एक्सेप्ट टेल, एक्सेप्ट टेल, ये याद रखें, ठीक है। कल हमने, अगर आप लोगों को पता है, इस तरह एक निम्यूनिक बताया था, सेड प्यूकर, याद है, सेड प्यूकर, कोई भी बंदा उसको रिवाइज कर सकता हो। सेड में एस मीन नहीं, स्प्लीन इज इंट्रापेरिटोनियल, सुप्रारीनल ग्लैंड, वेरी गुड, दैट इज एड्रिनल ग्लैंड, एयोर्टा प्लस इंफीरियर वीना केवा, डी ड्यूडिनम, वेरी गुड, थर्ड फोर्थ, ठीक है। फिर पेंक्रियाज एक्सेप्ट टेल, ये यूरेटर, कोलोन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, किडनीज, ई, वेरी गुड, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस एंड रेक्टम इज पार्शियली रेट्रोपेरिटोनियल एक्सीडेंट। सो दिस इज द निमोनिक। देख जहाँ पे रेट्रो की वर्ड आ जाए ना किसी भी टॉपिक में, क्विकली ये सेट प्यूकर फिर से रिवाइज करें। तो इस तरह रिवीजन आप लोग की होती जाएगी, एक वक्त आएगा कि आप लोग के माइंड में पेस्ट हो जाएगा। फिर इंशाल्लाह जब आप पेपर में बैठेंगे, कभी कभार बहुत आसान एमसीक्यूज आते हैं, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर रेट्रोपेरिटोनियल एक्सेप्ट। तो ये सेट प्यूकर के हिसाब से अगर आप लोग को पता है तो चौथा ऐसा ऑप्शन होगा जो इसके अंदर नहीं आएगा, वही उसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये क्विकली मेमोराइज करने के लिए आप लोगों ने याद रखना है। पार्ट जनाब पेंक्रियास को हम डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स में। नंबर 1 हेड, हेड पार्ट के सामने लिखे इट लाइज नियर टू द ड्यूडिनम, ये किसके साथ नज़दीक पड़ता है, ड्यूडिनम, हेड पार्ट ऑफ पेंक्रियास। इसके बाद जनाब नेक्स्ट इज नेक ऑफ पेंक्रियास, बॉडी, बॉडी एंड टेल, इसमें टेल होता है, ठीक है। तो ये इस टेल के सामने आप लोग ब्रैकेट में लेके इट लाइज नियर टू द स्प्लीन, ये स्प्लीन के साथ नज़दीक पड़ता है, ठीक है जी। तो दीज आर द 4 पार्ट्स ऑफ द पेंक्रियास, ओके जी। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैं एक कंसेप्चुअल एग्जांपल दे दूं, ये ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड का मतलब क्या होता है, ग्लैंड इज एनी स्ट्रक्चर विच सिक्रीट समथिंग, कोई भी चीज़ अगर बॉडी में कुछ चीज़ें सिक्रीट करता है उसको क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। वो सिक्रीशन एंजाइम्स भी हो सकती है, वो सिक्रीशन हार्मोन्स भी हो सकती है, सिक्रीशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन 2 स्ट्रक्चर विच सिक्रीट समथिंग दे आर कॉल्ड ग्लैंड्स। अब इधर देखें, अगर जनाब मेरे पास 2 ग्लैंड है लेकिन मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, कंसेप्ट को सोच लें। अगर ये ग्लैंड कुछ चीज़ें सिक्रीट करता है, लेकिन वो सिक्रीट करने वाली जितनी चीज़ें हैं
वो ब्लड को या किसी पार्ट को एक खास किसके ज़रिए मिलती है, डक्ट के ज़रिए, एक नाली है उसके ज़रिए मिलती है। और इस ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन आती है ये ब्लड में या किसी पार्ट को विदाउट डक्ट मिलती है। तो हम कहते हैं कि दिस ग्लैंड गेव देयर सिक्रीशन टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ डक्ट। तो इसलिए इस ग्लैंड को हम कहते हैं डक्टेड ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं, डक्टेड ग्लैंड। कि ये वो ग्लैंड होंगे जिसकी सिक्रीशन बॉडी में किसके ज़रिए फैलेगी, डक्ट के ज़रिए। लेकिन इस ग्लैंड के अंदर डक्ट की कंसेप्ट नहीं है। दिस इज कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इसको क्या कहते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। दोज ग्लैंड विच सिक्रीट देयर सिक्रीशन एंड दे गिवन बाय द हेल्प ऑफ डक्ट, दीज ग्लैंड्स आर डक्टेड ग्लैंड विच आर आल्सो नोन एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। इसको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है। और जो ग्लैंड किसी भी सिक्रीशन को सिक्रीट करे लेकिन उसमें डक्ट का कंसेप्ट ना हो, दे आर कॉल्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। उसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टेड ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। क्लियर है। तो ये पॉइंट आप लोग को फिर पहले पता। यहाँ तो हमने बताया था कि पेंक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड हैविंग बोथ एक्सो एंड एंडोक्राइन फंक्शन। लेकिन व्हाट इज एक्सोक्राइन, व्हाट इज एंडोक्राइन। पेंक्रियाज के अंदर कुछ पॉइंट ये भी है कि ये अपना सिक्रीशन डक्ट में भी दे सकता है और बगैर डक्ट भी दे सकता है। तो हाँ जी, ब्लड के जरिए जाएगी। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड की जितनी भी सिक्रीशंस होती है ये यूजुअली क्या होती है, हार्मोन्स। एंड हार्मोन्स कैन कैरी टू द टारगेट एरिया बाय द हेल्प ऑफ ब्लड। और उस टारगेट एरिया के ऊपर उसके स्पेसिफिक क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। और वो रिसेप्टर पे जाकर फिर एक्ट करना शुरू कर देते हैं। क्लियर है। तो देखिए दो चीज़ें, ऐसे ग्लैंड जो अपने सिक्रीशन को डक्ट के जरिए दे दे उसको क्या कहते हैं, एक्सोक्राइन। और वो ग्लैंड जो अपने सिक्रीशन ब्लड को डायरेक्टली दे दे उसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन। तो पेंक्रियाज एक ऐसा ग्लैंड है जिसमें ये वाला फंक्शन भी है और इसमें ये वाला फंक्शन भी है। ठीक है। डायरेक्टली ब्लड को, क्योंकि ये कैपिलरीज के साथ जुड़े होते हैं, बिकॉज ऑफ रिच सर्कुलेशन, इसके साथ बहुत सारे सर्कुलेशन होता है, वो कैपिलरी ऑब्जर्व करके ब्लड को देते हैं, लेकिन उसमें डक्ट का कंसेप्ट तो नहीं होता। क्लियर है। अब आते हैं जनाब इधर देखे, फॉर एग्जांपल नेक्स्ट पेंक्रियाज की जो एक्सोक्राइन फंक्शन है, एक्सोक्राइन फंक्शन वो क्या है। पेंक्रियाज के अंदर से आप लोग को तो ये पता होगा, देयर इज पेंक्रियाटिक डक्ट। इसके अंदर क्या होता है, पेंक्रियाटिक डक्ट। ये पेंक्रियाटिक डक्ट इस तरह स्टार्ट होता है पेंक्रियाटिक डक्ट, और वो जाकर किस पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में एंड हो जाता है, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। कल मैंने जिक्र की थी ना बाइल में कि ड्यूडिनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन विच हैव फर्दर 4 पार्ट्स। इसके फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं, 4। तो जो पेंक्रियाटिक डक्ट है वो अपनी सिक्रीशन किस पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में देंगे, सेकंड पार्ट। ये भी एमसीक्यूज है। तो इस डक्ट के जरिए सिक्रीशन आना ये कौन सा पार्ट है, एक्सोक्राइन है। लेकिन इस पेंक्रियाज के अंदर यहाँ पे इसके मिड में कुछ सेल पाए जाते हैं। सेल, उस एरिया को हम स्पेसिफिक कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। ये नाम सुना है क्या, नहीं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन। इधर देखे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैन के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल पाए जाते हैं और उन सेल से जो भी सिक्रीशन होती है वो ब्लड को डायरेक्ट मिलती है। तो उसको क्या कहते हैं, एंडोक्राइन फंक्शन। तो इस डक्ट की वजह से पेंक्रियाज में एक्सोक्राइन फंक्शन भी है और इसकी वजह से इसमें एंडोक्राइन फंक्शन भी है। If someone told you write a detailed note on islets of Langerhans, they are indirectly asking from you endocrine function of pancreas। ठीक है। अब इस डक्ट के जरिए कौन सी चीजें जाएगी, एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेंक्रियाज वी विल एक्सप्लेन फ्रॉम पेंक्रियाटिक डक्ट। इसलिए इसको हम पेंक्रियाटिक डक्ट से एक्सप्लेन करते हैं। पेंक्रियाटिक डक्ट विल सिक्रीट देयर पेंक्रियाटिक जूसेस। इसके अंदर क्या होती है, पेंक्रियाटिक जूसेस। पेंक्रियाटिक जूसेस जनाब याद रखें, पेंक्रियाटिक जूसेस कंटेन पेंक्रियाटिक एंजाइम्स विच इज पेंक्रियाटिक लाइपेज, पेंक्रियाटिक अमाइलेज, पेंक्रियाटिक ट्रेप्सिन। इस तरह है ना, पेंक्रियाटिक ट्रेप्सिन। दीज डिफरेंट एंजाइम्स आर देयर इन पेंक्रियाटिक जूसेस विच विल हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैटी फूड इन द ड्यूडिनम। ठीक है। नाउ क्वेश्चन ये है, ये एमसीक्यूज है, दोज एंजाइम। अब इधर देखें, पेंक्रियाज के अंदर इस तरह छोटे छोटे सेल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे सेल्स। और ये छोटे छोटे सेल्स क्या करते हैं, ये इस पेंक्रियाटिक एंजाइम्स को सिक्रीट भी करते हैं और ज़रूरत पड़ने पर इसको स्टोर भी करते हैं। जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स है ना,
ये पेंक्रियाज के अंदर इन सेल्स में प्रोड्यूस भी होती है, और अगर हमने फूड नहीं खाया है तो इन जूसेस को या इस एंजाइम को क्या करती है, स्टोर भी कर देती है। दो सेल्स विच हैव द एबिलिटी टू स्टोर पेंक्रियाटिक एंजाइम्स दे आर कॉल्ड पेंक्रियाटिक एसिनाई। इसको क्या कहते हैं, पेंक्रियाटिक एसिनाई। एसिनाई का मतलब है ज़्यादा सेल, और एक को हम कहते हैं एसिनस। एक को क्या कहते हैं, एसिनस। एसिनस मीन एक सेल, और ज़्यादा सेल को क्या कहते हैं, एसिनाई। पेंक्रियाटिक एसिनाई पेंक्रियास के सेल है जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स बना भी लेती है और ज़रूरत पड़ने पर उसको स्टोर भी कर देती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन याद रखें, दीज आर एंजाइम्स आर इनएक्टिव इनसाइड पेंक्रियास। ये क्वेश्चन याद रखें, इनएक्टिव इन पेंक्रियास। इसका मतलब एंजाइम जो प्रोड्यूस होते हैं पेंक्रियास के अंदर, ये खुद क्या होते हैं, इनएक्टिव होते हैं। लेकिन इस डक्ट के ज़रिए जब वो कहाँ पे पहुँच जाते हैं, सेकंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम में, वहाँ पे जाकर क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेशन ऑफ दीज एंजाइम इनसाइड पेंक्रियास विल बी अ प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है, इसलिए ये एंजाइम पेंक्रियास के अंदर एक्टिव नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ओके जी। अगर आप लोग कल वाला टॉपिक थोड़ा सा रिवाइज करें, इधर देखें, उसमें यह था कि ऊपर से लेफ्ट हेपेटिक डक्ट, लेफ्ट हेपेटिक, और एक क्या था, राइट हेपेटिक डक्ट। इस तरह हमने कल बात की थी। ये लेफ्ट हेपेटिक डक्ट और राइट हेपेटिक डक्ट जब ये आगे आते थे तो एक दूसरे के साथ मिलते थे, तो इससे क्या बनता था, कॉमन हेपेटिक डक्ट। और गॉल ब्लैडर से क्या निकलता है, सिस्टिक डक्ट। और जब ये आगे आता था तो इसके साथ मिल जाता था, इससे कॉमन बाइल डक्ट, सीबीडी। इस तरह है बिलियरी ट्री। और कॉमन बाइल डक्ट बिहाइंड द हेड ऑफ पेंक्रियाज आकर इस डक्ट को ज्वाइन करता था, और ये दोनों एक एरिया के ऊपर क्या होते थे, ओपन होते थे इन द एम्पुला ऑफ वेटर स्फिंक्टर ऑफ ओडी, जो हमने बात की है ना। क्वेश्चन ये है, कभी कभार इस गॉल ब्लैडर के अंदर जनाब स्टोन बन जाते हैं, स्टोन, एंड दैट स्टोन इज रिलीज या कमिंग आउट ऑफ द गॉल ब्लैडर। और वो स्टोन जब इसके अंदर आ जाता है तो यह स्टोन तो इस सीबीडी कॉमन बाइल डक्ट के अंदर स्टक हो जाता है, उसको कोलोडोकोलिथियसिस कहते हैं, लेकिन ये सर्जरी का टॉपिक है। या कभी कभार ये स्टोन इस तरह आकर एट द एंड इस एम्पुला ऑफ वेटर में क्या हो जाता है, स्टक हो जाता है। तो याद रखे, जिन लोगों में गॉल स्टोन थे और वो स्टोन आकर किस एम्पुला में स्टक हो गए, एम्पुला फेटर में। और अगर एक बंदा है उसने जनाब फूड खाया है, उसमें फैट है, लिपिड है, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए पेंक्रियाज ने पेंक्रियाटिक एंजाइम सेंड करने होंगे कि नहीं। और अगर यहाँ पे स्टोन है, वो रास्ता बंद है, तो ये एंजाइम आगे जाएंगे या वापस आएंगे, वापस, क्योंकि अब आगे जाने का रास्ता बंद है। और जब ये पेंक्रियाटिक एंजाइम वापस आएंगे तो दिस एसिनाई बिकम इनडायरेक्टली रिएक्ट अगेंस्ट दिस एंजाइम, क्योंकि एसिनाई को ये पता है कि ये एंजाइम वापस नहीं आएंगे और इसने जाना है कहाँ पे, ड्यूडेनम में। लेकिन एसिनाई को ये नहीं पता है कि यहाँ पे ड्यूडेनम की जो एंट्री है वो स्टोन की वजह से क्या है, वो ब्लॉक है। तो ये पेंक्रियाटिक एंजाइम जब पेंक्रियाज पे वापस आ जाते हैं तो पेंक्रियाज खुद अपने एंजाइम के खिलाफ एक्टिवेट हो जाता है, एंड देयर इज इन्फ्लेमेशन। दैट इन्फ्लेमेशन विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। इसको क्या कहते हैं, अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। तो अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस का एमसीक्यूज आता है, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, आंसर इज गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन। वो क्या है, गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन है। डेवलप्ड कंट्रीज में, अमेरिका, यूरोपियन कंट्री में मोस्ट कॉमन काज इज अल्कोहल, इथेनॉल, वो अल्कोहल है। लेकिन हमारे यहाँ द मोस्ट कॉमन काज इज, आंसर इज गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन। क्लियर है? तो गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन हाउ कैन काज अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, दिस इज द पैथोजेनेसिस। क्लियर है? और ये मैंने आप लोगों को जेटी में डिटेल से पढ़ा है। इसका एक नमूने का आता है, आई गेट स्मैश, आई गेट स्मैश, इस तरह ज़्यादा। तो आई मीन समटाइम वी डोंट नो द एग्जैक्ट काज ऑफ अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस, इट इज इडियोपैथिक इन नेचर। तो क्या कहते हैं, इडियोपैथिक। लेकिन अगर हमें काज का पता चला, द फर्स्ट वन विल बी गॉल स्टोन ऑब्स्ट्रक्शन, ई और जी। और ई मीन द नेक्स्ट कॉमन काज इज इथेनॉल, इथेनॉल मीन अल्कोहल। ठीक है, तो ये दोनों, और टी फॉर स्टैंड फॉर ट्रामा। कभी कभार ट्रोमेटिक ट्रोमा की वजह से क्या हो जाता है, पेंक्रियाटाइटिस। पेंक्रियाटाइटिस कंडीशन में हमेशा जो पेन है वो एपिगेस्ट्रिक एरिया से स्टार्ट होता है और कहाँ पे रेडिएट करता है, बैक की तरफ। और सीरम अमाइलेज और लाइपेज सीरम में क्या हो जाता है, बढ़ जाते हैं। ये पॉइंट याद रखना है। वो मैं पैथोजेनेसिस में नहीं जाता, उस पर 1 घंटा लगता है। हम एनाटॉमी पढ़ रहे, लेकिन एनाटोमिकली याद रखें
पेंक्रियाज के जनाब एक्सोक्राइन फंक्शन में हमारे पास पेंक्रियाटिक जूसेस आते हैं एंड पेंक्रियाटिक जूसेस कंटेन पेंक्रियाटिक एंजाइम। दीज एंजाइम शुड बी एक्टिवेट नॉर्मली विद इन द ड्यूडिनम। लेकिन अगर ये एंजाइम बैकवर्ड आ गए किसी भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, इट विल काज अक्यूट पेंक्रियाटाइटिस। ये आप लोग को अब इसलिए नहीं पढ़ा रहा, दिस वी डिस्कस 1 आवर लेक्चर इन GAT, आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, इस एसिनाई के अंदर जो है ना एंजाइम की एबनॉर्मल एक्टिवेशन हो जाती है। मेन पॉइंट नेक्स्ट आते हैं कि इसका एंडोक्राइन फंक्शन कौन सा है पेंक्रियाज का। तो मैंने अभी यहाँ पे जिक्र किया है कि पेंक्रियाज का जो एंडोक्राइन फंक्शन है वो कहाँ से कंट्रोल होता है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर डिफरेंट सेल्स पाए जाते हैं। वन इज बीटा सेल्स, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एरियाज ऑफ पेंक्रियाज। इसके अंदर एक तरह की सेल पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं, बीटा सेल्स। इसके अंदर नेक्स्ट सेल्स आर कॉल्ड अल्फा सेल्स, ठीक है, और लास्ट वन इज कॉल्ड डेल्टा सेल्स। दीज आर द 3 सेल्स। इस पे भी मैंने डायबिटिक ड्रग्स पढ़ाए थे कि नहीं, इस पे हमने बात की है। लेकिन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर ये तीनों सेल्स, जिससे जनाब जितनी भी सिक्रीशन होगी वो ब्लड को विदाउट डक्ट मिलेगी, इसलिए उसको हम एंडोक्राइन फंक्शन कहते हैं। ये MCQs आता है कि बीटा सेल विल सिक्रीट अ हार्मोन दैट इज नोन एज इंसुलिन। इससे क्या आता है, इंसुलिन आता है। एंड दिस इंसुलिन हार्मोन विल कम इफ देयर इज इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल। हाइपरग्लाइसीमिक कंडीशन में इंसुलिन रिलीज होकर ग्लूकोज की लेवल को कम कर देता है। और कैसे कम कर देता है, इसकी भी मैकेनिज्म मैंने पढ़ाई है। GLUT2 ट्रांसपोर्टर हमने पढ़ा था, ग्लूकोज 2 बीटा सेल के ऊपर होता है। इंसुलिन क्या करता है, ये एक्सेस ग्लूकोज को कम कर देता है। तो इंसुलिन जनाब क्या करता है, इंसुलिन का काम यह है कि जब भी ब्लड शुगर बढ़ जाता है ये रिलीज होता है बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज से, और इससे जनाब ब्लड शुगर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अगर एक बंदा है उसकी अनकंट्रोलेबली ब्लड शुगर लेवल क्या है, ज़्यादा है, उसके 2 रीज़न है, या तो इंसुलिन है ही नहीं, या इंसुलिन है लेकिन अपने काम पे फेल है। क्योंकि इंसुलिन ब्लड शुगर तब कम करेगा जब ये रिसेप्टर पे अटैच हो जाए। कभी कभार इंसुलिन की जो रिसेप्टर है वो फैट्स ने कवर किए होते हैं, इंसुलिन की मौजूदगी में भी फिर ब्लड शुगर कम नहीं होता। ऐसा डायबिटीज़ जिसमें इंसुलिन ना होने की वजह से शुगर लेवल क्या हो, ज़्यादा, वो टाइप 1 डायबिटीज़ है। लेकिन ऐसा डायबिटीज़ जो इंसुलिन होते हुए भी शुगर कम ना हो, इसको हम टाइप 2 कहते हैं। और इंसुलिन के होते हुए शुगर लेवल क्यों कम नहीं होता, क्योंकि एक्सेस क्या होते हैं, फैट्स। इसलिए ओबेसिटी इज़ द लीडिंग काज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़। और जिन लोगों को ओबेसिटी हो तो उसको डॉक्टर यही कहते हैं कि आप रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने, वरना आपको डायबिटीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज़ होते भी हैं उनको हम क्या कहते हैं कि डेली बेसिस पे कम से कम 30 से 40 मिनट तक क्या करें, वॉक क्या करें। जितना वो वेट रिड्यूस करेंगे, जितना फैट्स लूज करेंगे, उतना इंसुलिन को काम करना क्या होगा, आसान होगा, ठीक है। अल्फा सेल से जो हार्मोन आता है इट इज कॉल्ड ग्लूकागोन। ग्लूकागोन इज अ हार्मोन दैट इज कम फ्रॉम द अल्फा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज। ये तब आता है व्हेन देयर इज हाइपोग्लाइसीमिया, जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा कम हो। तो देखे इंसुलिन तब आता है जब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो, तो वो इंक्रीज ग्लूकोज को नॉर्मलाइज करता है। और ग्लूकागॉन तब आता है जब ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा कम हो। तो वो अब आप लोगों को ये सोच होगी कि यार इन दोनों का काम कैसे, इस पर अगेन हमने 2 घंटे फिजियोलॉजी पढ़ी है, ठीक है ना, लेकिन उसमें अब नहीं जाना चाहते, दिस इज एनाटमी, ठीक है ना। सिर्फ आप लोगों को ये 2 पॉइंट्स आने चाहिए। आप लोग फिजियोलॉजी पढ़ोगे मुझसे तो आप लोगों को मजा आएगा फिर, लेकिन 2-3 पॉइंट्स ये सुन ले। When glucose is very high in the blood, liver get it convert that glucose into storage form, इसको ग्लाइकोजन कहते हैं, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस होगा। हम ग्लूकोज से फैट्स बनाते हैं, लाइपोजेनेसिस होगा। लेकिन अगर ग्लूकोज मेरा ब्लड में कम हो गया तो जो स्टोर फॉर्म है उससे वापस लेना पड़ेगा कि नहीं, तो ग्लाइकोजन की तोड़ फोड़ को क्या करेंगे, इंक्रीज, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये सारी चीज़ें, ग्लाइकोलाइसिस, बायोकेमिस्ट्री हमने इसमें पढ़ी है, ठीक है। ये बात में आप लोग को क्लियर हो जाएगी। और डेल्टा सेल से, लेकिन ग्लूकागॉन तब आएगा जब ब्लड शुगर क्या हो, ग्लूकोज क्या हो, कम हो या ज़्यादा, लो हो, क्योंकि ये लो ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। आसान है, ग्लूकागॉन इट विल कम व्हेन ग्लूकोज इज गॉन। ग्लूकोज गॉन मीन जब ग्लूकोज कम हो तो फिर ग्लूकागॉन आएगा, और ग्लूकागॉन लो ग्लूकोज को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। So insulin and glucagon work opposite to each other regarding sugar balance, ठीक है। और डेल्टा सेल विल सिक्रीट अ हार्मोन
नोन एज सोमेटोस्टेटिन। इसको हम क्या कहते हैं? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन इज अ हार्मोन दैट इज कम फ्रॉम डेल्टा सेल्स ऑफ द पेंक्रियास। सोमेटोस्टेटिन विल कीप एवरीथिंग स्टैटिक। स्टैटिक मीन कि ये ग्रोथ हार्मोन की इनहिबिशन भी करता है, ये सारे हार्मोन को क्या कर सकता है? इनहिबिट। इसलिए सोमेटोस्टेटिन इज नोन एज यूनिवर्सल इनहिबिटर। इसको क्या कहते हैं? यूनिवर्सल इनहिबिटर। जितने भी हार्मोन से नाम पे, ग्रोथ हार्मोन जो भी है, इन सब को इनहिबिट करने का काम किसके पास है? सोमेटोस्टेटिन के पास है। क्लियर है? तो सोमेटोस्टेटिन भी आप लोगों को फिजियोलॉजी में पढ़ाएंगे, फिर मजीद आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। लिखिए जनाब स्प्लीन की ब्लड सप्लाई। अब हम एनाटॉमी की मेन पॉइंट्स की तरफ आ रहे हैं कि स्प्लीन का जनाब ब्लड सप्लाई क्या है, उसमें हमने कौन कौन सी पॉइंट्स को मद्देनजर रखना है। स्प्लीन, लेके स्प्लीन, ब्लड सप्लाई ऑफ स्प्लीन। सॉरी, पेंक्रियास, सॉरी, ओके, पेंक्रियास की ब्लड सप्लाई हमने पढ़ी हुई है, लेकिन टॉपिक के साथ भी थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पेंक्रियास इज द पार्ट ऑफ फोरगट या मिड गट, ये फोरगट के अंदर आता है। गुड, ये कंसेप्ट होना चाहिए। लेकिन हमने पेंक्रियास के जनाब देखे, अगर यहाँ पे हम देखें, दिस इज सी शेप ड्यूडिनम, और यहाँ पे जनाब हेड ऑफ पेंक्रियास है, इसका मतलब यह है कि टेल तक हमने 4 पार्ट्स को ब्लड सप्लाई देनी है। ठीक है, ये फोरगट का है, तो इसको मैक्सिमम जो ब्लड है वो कहाँ से मिलेगा? आंसर है सीलियक ट्रंक। ये सीलियक आर्टरी, जब देखें सीलियक आर्टरी आप लोग लेके ऊपर, ताकि क्लियर हो जाए सब कुछ, सब तो न्यू स्टूडेंट और ओल्ड दोनों को। सीलियक ट्रंक, सीलियक ट्रंक इज द मेन मदर ब्लड सप्लायर फॉर फोरगट। इस सीलियक ट्रंक से कितने ब्रांचेस निकलती है? 3 बताया। नंबर 1 इज लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। गुड, देखिए रिवीजन पूरी हो रही है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, नेक्स्ट इज हेपेटिक आर्टरी, हेपेटिक आर्टरी, another is splenic artery. अब this is the one. The shortest branch of splenic trunk is left gastric artery और the longest branch is splenic artery. क्लियर है? अब जनाब आते हैं कि इसकी सप्लाई कैसे हो रही है। इस हेपेटिक आर्टरी को देखें, इस हेपेटिक आर्टरी से क्या होता है? अगर आप लोग रिकॉल करें, हेपेटिक आर्टरी जब रास्ते में जा रही थी, वे एक ब्रांच देती थी, इसका नाम था गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। याद है? एक राइट गैस्ट्रिक आर्टरी देती है और एक गैस्ट्रोड्यूडिनल, फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था। तो देखिए गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, GDA, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी। इस गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी से फिर जनाब क्या निकलती है? ब्रांच। उस ब्रांच का नाम है सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी। जब देखें सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी, याद है कि नहीं? ये हमने फर्स्ट क्लास में बिल्कुल पढ़ी है, सीलियक ट्रंक में। फिर बता रहा हूँ, हेपेटिक आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक विच गेव अ ब्रांच नोन एज GDA, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, और गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी विल गिव अनदर ब्रांच विच इज सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी. This superior pancreatico-duodenal artery will supply the first 2 parts of the duodenum along with head of pancreas. इसका मतलब यह है, हमने तो पेंक्रियास पढ़ना है, तो पेंक्रियास का जो हेड है, हेड, इसको ब्लड सप्लाई देने वाला आर्टरी क्या है? सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडिनल आर्टरी. पेंक्रियाटिको का मतलब क्या है कि पेंक्रियास का कौन सा पार्ट ये सप्लाई करेगा? हेड. और ड्यूडिनम का पहले कितने पार्ट? 2 पार्ट, फर्स्ट और सेकंड. याद रखे इसमें थर्ड और फोर्थ इसलिए नहीं आता, वरना फिर ये कौन सा गट स्टार्ट होगा? मिड गट. और सीलियक ट्रंक का मिड गट के साथ कोई लेन देन नहीं है. इसका मतलब कि इस आर्टरी से फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, फर्स्ट और सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडिनम प्लस हाँ जी हेड ऑफ पेंक्रियास. ये याद रखे, नंबर 1 हेड ऑफ पेंक्रियास. एक पॉइंट तो ये है. क्लियर है? ओके जी. सो अब पेंक्रियास के कितने पार्ट्स रहते हैं? शाबाश, 3. इसके बाद नेक है, इसके बाद बॉडी है और फिर टेल है. ठीक है, टेल ब्रांच है. अब ये 3 पार्ट. अब ये पेंक्रियास के इस साइड पे यहाँ पे क्या पड़ा है? व्हाट इज दिस? स्प्लीन. ये तो स्प्लीन है. अब क्वेश्चन ये है कि जब इस तरह ये स्प्लीनिक आर्टरी
स्प्लीन की तरफ जा रही होती है ना स्प्लीनिक आर्टरी, तो ये अपने आप से रास्ते में ब्रांचेस देती है नेक को, बॉडी को और टेल को, और खुद इस तरह जा रही होती है, लेकिन ये इसके क्या है, ब्रांचेस है। दोज आर कॉल्ड पेंक्रियाटिक आर्टरीज। इसको क्या कहते हैं, पेंक्रियाटिक आर्टरीज। इस स्प्लीनिक आर्टरी से जनाब इस तरह छोटे छोटे क्या निकल रहे हैं, पेंक्रियाटिक आर्टरीज। लेकिन दिस पेंक्रियाटिक आर्टरी विल सप्लाई नेक, बॉडी एंड टेल, 0 पार्ट्स। लेकिन ये पेंक्रियाटिक आर्टरी कहाँ से आई है, स्प्लीनिक आर्टरी, और स्प्लीनिक आर्टरी अगेन द ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक। तो देख स्प्लीन तो फोरगट के अंदर आता है, फोरगट की सप्लाई का मेन बंदा कौन है, सीलियक ट्रंक है। बात उस पर जाएगी डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो याद रखें, अब अगर हम एक और एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं, इसके बाद फोरगट के बाद क्या स्टार्ट होती है, मिडगट। शाबाश, अब यहाँ पे एमसीक्यूज आने वाला है, कहीं पे भी जाकर पूछे, बहुत से लोगों को नहीं पता होता। मिडगट का जो आर्टरी है बताए, सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी, ये तो पता है ना। इस सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से एक ब्रांच इस तरह निकलता है, क्योंकि इस ब्रांच ने जनाब कितने पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम को सप्लाई देना है, लोअर 2। लेकिन उस लोअर 2 के साथ साथ थोड़ी बहुत सप्लाई किसको फिर से मिलेगी, हेड को। तो इस आर्टरी का नाम भी क्या होगा, पेंक्रियाटिको। हाँ जी, पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी, वही सेम है, लेकिन ये ब्रांच जो है ना लोअर पार्ट को सप्लाई करेगा, अपर लोअर। सो दिस विल बी विच वन, इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। ये कौन सा था, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी। तो इधर देखे, इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी क्या सप्लाई करेगा, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट ऑफ ड्यूडेनम एंड प्लस हेड ऑफ पेंक्रियाज। अब एमसीक्यूज की तरफ आते हैं, शाबाश, हेड ऑफ पेंक्रियाज। अब एमसीक्यूज ये है, ये पेंक्रियाज की ब्लड सप्लाई हो गई। तो पेंक्रियाज की जो ब्लड सप्लाई है वो हेपेटिक आर्टरी, सुपीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल पे डिपेंड करती है, और किस पे, स्प्लीनिक आर्टरी पे, पेंक्रियाटिक ब्रांचेस। लेकिन हेड को कहाँ से भी ब्लड मिलती है, इंफीरियर पेंक्रियाटिको ड्यूडेनल आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। अब जनाब एक एमसीक्यूज आता है, कहते हैं कि अगर इस सीलियक ट्रंक में इतना बड़ा सा थ्रोम्बस क्लाट बन जाए, क्लाट सीलियक ट्रंक को ब्लॉक कर दे, क्लाट, कोई भी क्लाट, थ्रोम्बस ले ले, थ्रोम्बस का नाम सुना है ना। इफ देयर इज फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस और क्लाट इन द सीलियक ट्रंक, तो इन सब एरिया को ब्लड सप्लाई क्या होगी, कम। इफ क्लाट इज फॉर्म एट द लेवल ऑफ सीलियक ट्रंक, और उससे पूरी ब्लड सप्लाई खत्म, ऑल पार्ट्स ऑफ द फोरगट बिकम नेक्रोज। नेक्रोज मीन उसके अंदर सेल डेथ हो जाएगी, एक्सेप्ट विच पार्ट ऑफ द फोरगट, हेड ऑफ पेंक्रियाज, क्योंकि हेड इज स्टिल रिसीविंग द ब्लड फ्रॉम सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। बस ये एमसीक्यूज इसमें आता है। तो क्वेश्चन ये है कि पेंक्रियाज के फोरगट का वो पार्ट बताए जो फोरगट से भी सप्लाई लेते हैं लेकिन मिडगट से भी लेता है, वो हेड ऑफ पेंक्रियाज है। ये एमसीक्यूज आता है, ठीक है। और ये आप लोगों को तब ये पॉइंट आएगा जब आप लोगों को एनाटॉमी का पता हो, क्लियर है ना। सो 99% ब्लड सप्लाई ऑफ द स्प्लीन इज डिपेंडेंट ऑन सीलियक ट्रंक, लेकिन 1% हेड इज सप्लाइड बाय सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। तो अब ये कंसेप्ट बन गया कि अगर सीलियक ट्रंक में कोई भी थ्रोम्बस डिसलॉज हो जाए, स्टॉक हो जाए, उससे जितने भी फोरगट के जो कंटेंट है उसको ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज होगी, लेकिन एक्सेप्ट हेड ऑफ द स्प्लीन स्टिल इज रिसीविंग बिकॉज सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी विल सप्लाई द ब्लड, क्लियर है। तो ये जनाब ब्लड सप्लाई अब क्या है, स्प्लीन है। अब नेक्स्ट देखिए वीनस ड्रेनेज, स्प्लीन की वीनस ड्रेनेज, सॉरी पेंक्रियाज की वीनस ड्रेनेज, ठीक है। वीनस ड्रेनेज ऑफ पेंक्रियाज, पेंक्रियाज को जनाब ब्लड देने वाला आर्टरी वाज पेंक्रियाटिक आर्टरीज, बहुत से मल्टीपल आर्टरी, लेकिन हम एट द एंड कहेंगे कि जनाब पेंक्रियाट नोड है, स्पेशली सॉरी सीलियक ट्रंक है, लेकिन इससे जो वापस आने वाला ब्लड होगा दैट इज विल बी स्प्लीनिक वेन, सॉरी पेंक्रियाटिक वेन्स, पेंक्रियाटिक वेन्स के जरिए ब्लड आएगा ना। अब पेंक्रियाटिक वेन्स इधर देखे, ये कौन सी आर्टरी है, पेंक्रियाटिक आर्टरी। तो इस जहां से वापस ब्लड ले जाने वाला वेन क्या होगा, पेंक्रियाटिक वेन्स। यहाँ पे आप लोग एक लेके पेंक्रियाटिक वेन नंबर 1, ठीक है, पेंक्रियाटिक वेन। ये पेंक्रियाटिक आर्टरीज कहाँ से आई थी, स्प्लीनिक आर्टरी। तो पेंक्रियाटिक वेन वापस किस वेन में जाएगी, स्प्लीनिक वेन में, इस तरह है ना, ये स्प्लीनिक वेन में जाएगी, ठीक है। और स्प्लीनिक वेन इधर देख, स्प्लीनिक वेन में गई तो टेल, बॉडी और नेक
इन तीनों एरिया से वापस ब्लड ले कौन लेगा? पेंक्रियाटिक वेन्स। और वो पेंक्रियाटिक वेन्स किस वेन के अंदर जाएगी? स्प्लेनिक वेन। हेड से वापस ब्लड एक हेड से और अपर टू पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम, इससे ब्लड सुपीरियर पेंक्रियाटिक को ड्यूडिनल वेन में जाएगा, इससे वापस गैस्ट्रोड्यूडिनल वेन में, फिर हेपेटिक वेन में जाएगा और फिर वो किस में जाएगी? सीलियक ट्रंक में नहीं जाती। सीलियक ट्रंक तो आर्टीरियल सप्लाई है। हेपेटिक वेन में जब जाएगी ना, ऑल वीनस ब्लड ड्रेन ऑफ द फोरगट इनटू पोर्टल वेन। वो किस में जाएगी? वो पोर्टल वेन, क्योंकि ये तो वीनस सप्लाई है ना। सीलियक ट्रंक कौन सा सप्लाई देती है? आर्टीरियल। इधर देखे ये एरिया किस में जाएगी? सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन में। तो देखिए स्प्लीनिक वेन और ये सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन, सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन ये जब मिल जाते हैं तो क्या बनता है? पोर्टल वेन। और हम कहते हैं कि ऑल द ब्लड सप्लाई फ्रॉम पेंक्रियाज एट द एंड दे विल बी रीच इनटू द पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन विल गिव ब्लड दैट इनटू द लीवर। वो लीवर को देगा। लीवर के अंदर क्या है? साइनोसाइड है। हेपेटिक वेन में जाएगा, और हेपेटिक वेन कहाँ पे जाएगा? शवस, हाँ जी, इंफीरियर वीना केवा में जाएगा। ठीक है। लिम्फेटिक ड्रेनेज भी लिखे, इसका इंपोर्टेंट है लिम्फ ड्रेनेज। ये एमसीक्यूज है इसलिए लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज कौन बता सकता है मुझे? शाबाश। लिम्फेटिक ड्रेनेज का उसूल ये है, ये मैंने आप लोगों को बताया था कि जहां से इसकी आर्टरी होगी उस नोड में उसकी लिम्फ जाएगी। हाँ, नंबर 1 इज कि मेन ब्लड सप्लाई जो पेंक्रियास की है वो कौन से ट्रंक से है? सीलियक। तो इसकी आप आखिर में जो लिम्फेटिक ड्रेनेज होगी वो किस नोड में जाएगी? सीलियक नोड में। लेकिन हेड ब्लड सप्लाई किस आर्टरी से भी लेती है? तो सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड में भी जाएगी। तो याद रखे, अगर सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड, अब मुझे ये बताए, आप लोग कहोगे कि इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? पेंक्रियास को जो ब्लड मिलती है, एक तो किससे मिलती है? सीलियक ट्रंक से, लेकिन हेड को किससे भी मिलती है? सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी से। तो सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी के लेवल पर जो लिम्फेटिक नोड है उसको हम सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड भी कहते हैं। ठीक है। चले जनाब, एक 60 साल का बंदा है, ठीक है, क्योंकि पेंक्रियाटिक कैंसर इज यूजुअली सीन इन ओल्डर पीपल, ये मैंने बात की थी ना। 60 साल का बंदा है, उसको पेंक्रियास कैंसर है, और पेपर में ये आता है कि हमने देखा तो उसकी लिम्फ नोड मेटास्टेसिस हो चुकी है, लेकिन लिम्फ नोड सीलियक भी इन्वॉल्व है, सीलियक नोड में भी कैंसर सेल है और सुपीरियर मेजेंटेरिक में भी कैंसर सेल है। So this cancer is arising from which part of the pancreas? Head of pancreas. लेकिन अगर सिर्फ सीलियक नोड इन्वॉल्व होना कैंसर में, ये कैंसर या तो बॉडी से है या नेक से है या टेल से है, लेकिन एटलीस्ट वो हेड से नहीं होगा। ये तो क्लिनिकल एमसीक्यूज है इसके अंदर। इसलिए कहते हैं कि सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड तब इन्वॉल्व होंगे जब कैंसर किस पार्ट ऑफ पेंक्रियास से निकले? हेड, क्योंकि हेड को ये ब्लड सप्लाई देता है ना। तो कहते हैं कि इफ द कैंसर इज अराइजेस फ्रॉम head of pancreas, it will be involved to metastasize the cancerous cell to the celiac node as well as superior mesenteric node. Now pancreas itself is a part of foregut, but in a cancer, due to receiving its blood supply from this artery, it also involves superior mesenteric node. Clear है? ये clinical important है। किसका? कौन सी आर्टरी का? ओके ओके। हेपेटिक, देखें, सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल आर्टरी ये ब्लड देती है हेड ऑफ पेंक्रियाज एंड फर्स्ट टू पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम। इससे वापस कौन लेगा ब्लड? सुपीरियर पेंक्रियाटिक और ड्यूडिनल वेन। वो वेन किस में ड्रेन होगा? गैस्ट्रोड्यूडिनल वेन। और वो वेन किस में जाएगा? हेपेटिक वेन। लेकिन वो हेपेटिक वेन फिर डायरेक्टली ड्रेन होगा इनटू विच वेन? Portal vein. Hepatic vein will not drain into celiac vein. There is no celiac vein. वो celiac artery है, लेकिन hepatic vein directly drain into the portal vein, and this portal vein will give blood to the liver. और जो blood यहाँ से आएगी ना, यहाँ से head of pancreas और lower two part of duodenum से, वो inferior pancreatic और duodenal vein में आएगी, और वो फिर किस में जाएगी? superior mesenteric vein में। और वो vein जब जाकर splenic vein से मिलेगा तो इससे क्या बन जाएगा? पोर्टल वेन बन जाएगा। अब समझ आ गई कि नहीं?
ना जी, क्या? नहीं नहीं, ये ब्रांचेज ऑफ हेपेटिक गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, ब्रांचेज ऑफ हेपेटिक, छोटे छोटे वेन, जो प्रोमिनेंट एक वन है वो तो इंफीरियर वीना के में डायरेक्ट जाएगा, ये छोटे छोटे हेपेटिक वेन्स होते हैं, लेकिन दे आर नॉट कंसिडर्ड। हम कहते हैं कि देयर आर लॉट ऑफ वेन जो इससे वापस ब्लड लेके डायरेक्ट किस में जाएगी, पोर्टल वेन, और पोर्टल वेन साइनोसाइड को, हेपेटिक वेन फिर इंफीरियर वीना केवा को, ठीक है। लेकिन एट द एंड जितने भी ब्लड, हेपेटिक वेन अगर हम ले ले एक साइड पे और फिर साइनोसाइड ले ले और दूसरे साइड पे कौन सा वेन है, पोर्टल वेन, तो हेपेटिक वेन का जो भी ब्लड है, कंटेंट है, वो किससे आया है, पोर्टल वेन से आया है। तो हेपेटिक वेन इज आल्सो द पार्ट ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन। तो इस इनडायरेक्टली ये हेपेटिक वेन जो इंफीरियर वीना केवा में गिर जाएगी ना, ये भी इनडायरेक्टली किससे आई है, पोर्टल वेनस ड्रेनेज से, ये भी पोर्टल साइड ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन मैंने इजीनेस के लिए इस तरह बताया है। बात समझ आ गई? तो पेंक्रियाटिक ब्लड सप्लाई के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है ना, वो दो है। वो ये है कि अगर सीलियक ट्रंक ब्लॉक हो जाए, सारे फोरगट के कंटेंट निक्रोज होने के चांसेस है, एक्सेप्ट किस पार्ट ऑफ पेंक्रियाज में, हेड ऑफ पेंक्रियाज। और एक एमसीक्यूज ये है कि अगर पेंक्रियाटिक कैंसर है और वो जनाब उसमें पेंक्रियाज कैंसर के अंदर जो ट्यूमर मार्कर बढ़ जाता है वो CA19-9 है, इसको हम ट्यूमर मार्कर कहते हैं। मतलब किसी भी पेंक्रियाज के पार्ट से अगर कैंसर हो जाए, एबनॉर्मली एलिवेटेड मार्कर विच इज सीन इन द ब्लड इज CA19-9, ठीक है। ये अगर बढ़ जाए, ये मैंने पेटों में डिस्कस किया है, डिफरेंट मार्कर्स आर सीन इन डिफरेंट ट्यूमर्स। एक होते CA125, ये अगर ब्लड में बढ़ जाए, ये क्या है, ये ओवेरियन कैंसर है, ओवरी से आने वाला कैंसर है। अगर BRCA1, BRCA1 या जनाब BRCA2, ये ब्रेस्ट कैंसर के अंदर आता है। कौन सा कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के अंदर CA125। और अगर CEA ये आ जाए, ये कोलोन कैंसर में बढ़ जाता है। तो मतलब डिफरेंट मार्कर्स आर एलिवेटेड इन डिफरेंट कैंसर। पेंक्रियाज से आने वाले कैंसर के अंदर कौन सा मार्कर बढ़ जाता है, CA19-9। ये पेपर में जब भी आप लोग देखेंगे, इतना पता चल गया होगा कि भाई इस बंदे को कैंसर कहाँ से है, पेंक्रियाज से। और अगर उसके अंदर सीलियक नोड भी इन्वॉल्व है और सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड भी इन्वॉल्व है, इसका मतलब ये कैंसर किस पार्ट ऑफ पेंक्रियाज से आया है, हेड ऑफ पेंक्रियाज से आया है, ठीक है। बुक में तो पेंक्रियाज पे सिर्फ 2-3 वर्डिंग है भाई, ठीक है, कि बस। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये मोर देन एनफ है। इसके अंदर फिजियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, फिर वो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। एक छोटा सा टॉपिक रहता है, वो लेके अपेंडिक्स, कि व्हाट इज मेंट बाय अपेंडिक्स। और अपेंडिक्स की मेन जनाब क्या है, इधर देखे, इधर में ये जो आप लोगों को मैंने बताया है ना, देखे ये ऊपर जो इस बुक में लिखा है ना, ये क्या लिखा है, पेंक्रियास। इसकी ये क्या है, ब्लड सप्लाई, क्या लिखा है, द स्प्लीनिक आर्टरी एंड सुपीरियर एंड इंफीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी सप्लाई द पेंक्रियास। तो स्प्लीनिक आर्टरी इसको सप्लाई करते हैं, व्हिच इज द स्प्लीनिक आर्टरी, क्योंकि यहाँ पे पेंक्रियाटिक आर्टरीज देती है। और एक सुपीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल है और एक इंफीरियर पेंक्रियाटिको। और इसका वीनस ड्रेनेज तो आधे लाइन में क्या लिखा है, द पेंक्रियाटिक वेन ड्रेन इनटू व्हिच वेन, पोर्टल वेन। क्योंकि पेंक्रियाज इज द पार्ट ऑफ व्हाट, फोरगट, और फोरगट के जितने भी वीनस सर्कुलेशन है वो किस वेन में जाएगी, पोर्टल वेन में। लेकिन बुक ने अब ये नहीं क्लियर किया है, एक्सेप्ट हेड पार्ट ऑफ द पेंक्रियाज विच इज आल्सो ड्रेन इनटू सुपीरियर मेजेंटेरिक वेन। और क्वेश्चन ये आता है, बुक में ये नहीं लिखा है, क्लियर है। तो ये चीजें हैं जो पेपर में वेरी करती है। अब आप जो बंदा यहाँ से रटेगा वो कहेगा यार बस ठीक है, लेकिन इन लोगों ने फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज क्या लिखा है, लिम्फेटिक क्या लिखा है, द लिम्फ नोड्स आर सिचुएटेड अलोंग द आर्टरीज एंड ड्रेन इनटू व्हिच नोड, सीलियक नोड एंड सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड। क्योंकि सीलियक नोड और सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड दोनों में इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज है। ये सुपीरियर मेजेंटेरिक नोड इसके ऊपर इसलिए है क्योंकि इंफीरियर पेंक्रियाटिको-ड्यूडेनल आर्टरी आल्सो सप्लाई द हेड पार्ट ऑफ द पेंक्रियास। तो बुक में तो बहुत आसान दिया है, लेकिन इतना आसान गेम नहीं है, इसको आप लोगों ने समझना है। और जिस तरह मैंने आप लोगों को क्लिनिकल सिनेरियोज बताया है कि इस पर क्वेश्चन इस तरह के आते हैं, यहाँ पे उन लोगों ने वो नहीं मेंशन किए हैं। एक छोटा सा टॉपिक लेके अपेंडिक्स। अपेंडिक्स के बारे में आप लोगों को अगर कोई भी पता हो इंफॉर्मेशन शेयर करें जल्दी जल्दी। नंबर 1, इट इज अ lymphoid tissue. Appendix is made up of lymphoid follicle, lymphoid cells, which play a role in the immunity. Next, it is a retrocecal in
location, the most common location for appendix is retrocecal behind the cecum. Next, अब शाबाश, कुछ ना कुछ तो शेयर कर यार, आसान है. Okay, there is no major function at all of appendix except that it play a very minor role in the immunity. Next, it is intraperitoneal in nature. ये तो रेट्रो नहीं है, intraperitoneal in nature. और inflamed appendix is called acute appendicitis. ठीक है, 1, 2, 3 पॉइंट लेके इसके ऊपर जो कॉमन है. फिर ये सर्जरी में मैं तकरीबन 2-3 घंटे इस पे बात कर दे, क्योंकि अपेंडेक्टोमी इज़ अ वेरी वेरी कॉमन सर्जरी, ये बहुत कॉमन सर्जरी है पाकिस्तान में. तो अपेंडेक्टोमी के इंसिजन क्या है, इसकी हीलिंग क्या है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इन सर्जरी. लेकिन जो इधर लिखा है वो पहले के, अपेंडिक्स इज आल्सो नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. इसका दूसरा नाम क्या होता है? इट इज आल्सो नोन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स. इसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स भी कहते हैं. वाई वर्मीफॉर्म? बिकॉज दिस अपेंडिक्स बिहाइंड द सीकम लुक लाइक वॉर्म. जो कीड़े होते हैं वॉर्म की तरह हमें दिखता है. मतलब अगर हम सीकम के पीछे साइड पे देखें तो हमें वॉर्म जैसा, कीड़ों जैसा एक स्ट्रक्चर नज़र आता है, उसको हम क्या कहते हैं? अपेंडिक्स. इस वजह से अपेंडिक्स को हम क्या कहते हैं? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए जनाब कि इसकी लोकेशन, और ये इम्पोर्टेंट है. लोकेशन, इट इज़ लाइज बिहाइंड द सीकम. सीकम इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, और ये इसके पीछे पड़ा है. दिस इज कॉल्ड रेट्रोसीकल. ठीक है, इट इज़ रेट्रोसीकल इन नेचर. ये वर्डिंग आप तो समझ आ रही ना? इट इज़ रेट्रोसीकल इन नेचर. ये जनाब रेट्रोसीकल इन ओरिजिन है, रेट्रोसीकल इन नेचर. ये रेट्रोसीकल इन नेचर है, बिहाइंड द सीकम पड़ा होता है. ठीक है, लेकिन कुछ लोगों में अपेंडिक्स सीकम के पीछे हमें नहीं मिलता, याद रखें. कुछ लोगों में अपेंडिक्स अगर हम देखते हैं तो वो सीकम से थोड़ा सा आगे होता है. इसको प्रीसीकल नेचर कहते हैं. क्या कहते हैं? प्रीसीकल. कुछ लोग अगर देखें, अगर ये इधर, अगर ये इलियम है, इलियम इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, सीकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. अगर इस सीकम के यहाँ पे इस तरह हमें एक लिम्फोइड टिश्यू मिल गया सीकम से पहले, ये प्रीसीकल अपेंडिक्स है. अगर सीकम ख़त्म होते हुए हमें अपेंडिक्स मिला, इसको हम पोस्ट सीकल कहते हैं. क्या कहते हैं? पोस्ट मीन आफ्टर द सीकम. लेकिन अगर सीकम को हमने एलिवेट किया, इसके पीछे हमें मिला, तो इसको क्या कहते हैं? रेट्रोसीकल. दीज आर कॉल्ड वेरिएशंस ऑफ द अपेंडिक्स इन डिफरेंट पीपल्स. कुछ लोगों में हमें सीकम के बिल्कुल पीछे मिलता है. ये जब हम सर्जरी करते और सर्जन ये एरिया ओपन करते तो हमें फिर पता चलता है कि अपेंडिक्स कहाँ पे पड़ा हुआ है. या प्रीसीकल मिलता है, या पोस्ट सीकल मिलता है, या रेट्रोसीकल मिलता है. अगर ऐसा मिले इलांग द कोर्स ऑफ द सीकम, सीकम के साथ एक जैसा, इसको पैरासीकल कहते हैं. वेरी गुड, दैट इज कॉल्ड पैरासीकल इन नेचर. ठीक है, पैरासीकल इन नेचर. मेरा मतलब यह है कहने का कि अपेंडिक्स जो है, अपेंडिक्स ये जनाब मुख्तलिफ एरियाज में हमें मिलते हैं. ठीक है, और जनाब इसका, और इस सीकम के साथ लोग इलियम का नाम भी देते हैं, पेरा इलियल, पोस्ट इलियल, सीकल, ये सारी, क्योंकि इलियो सीकल जंक्शन एक ही बात है. और एक होता है पेल्विक अपेंडिक्स, के पेल्विक कैविटी में कभी कभार मिलता है. यार इट इज़ अ पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, लेकिन कभी कभार ये बहुत नीचे मिलता है. इट इज़ इन द बिलो पेल्विक ब्रिम, इट इज़ कॉल्ड पेल्विक अपेंडिक्स. इसको क्या कहते हैं? पेल्विक अपेंडिक्स. ये सारे के सारे डिफरेंट क्या है? लोकेशन है, डिफरेंट पोजीशंस है. लेकिन एमसीक्यू जो आता है ना वो ये है, द मोस्ट कॉमन लोकेशन फॉर अपेंडिक्स इज रेट्रोसीकल. वो क्या है? रेट्रोसीकल है, विच इज सीन इन 75% ऑफ द केसेस. 75% अपेंडिक्स हमें कहाँ पे मिलता है? बिहाइंड द सीकम, एंड इट इज कॉल्ड रेट्रोसीकल इन नेचर. अगर आप लोग लिखना चाहे कि जनाब इसके बाद जो पेल्विक अपेंडिक्स है ये 2% लोगों में मिलता है. पेल्विक अपेंडिक्स 2%, और सॉरी पेल्विक अपेंडिक्स 21%. कितने परसेंट लोगों में पेल्विक कैविटी में हमें मिलता है? 21% इन केसेस. 21% ऑफ द पॉपुलेशन हैविंग अपेंडिक्स इन द पेल्विक कैविटी. ठीक है, नेक्स्ट 2% इज जो पोस्ट
सीकल या पोस्ट इलियल, इलियल जिसको कहते हैं, इट इज 0.5%, 0.5%, ठीक है, पोस्ट। और जो इसके बाद पेरा है, पेरा इट इज 2%, पेरा इज 2% और प्री 0.1%, ठीक है, 0.1। लेकिन परसेंटेज इज नॉट इम्पोर्टेंट। ये अगर आप लोग अभी गूगल देखेंगे उसमें अलग परसेंटेज होगा, किताब देखोगे उसमें अलग परसेंट, मुख्तलिफ आथर्स में मुख्तलिफ, लेकिन हमें यह पता होना चाहिए मोस्ट कॉमन एलोकेशन क्या है, रेट्रोसीकल है। और पेपर में ये भी नहीं आएगा कि रेट्रोसीकल अपेंडिक्स कितना परसेंट होता है। स्नेल एनाटमी, ये स्नेल रिव्यू एनाटमी है, ग्रेज एनाटमी का नाम सुना है, उसमें उसका परसेंटेज कुछ और है, इसमें कुछ और है। गूगल में कहते हैं 54%। इसका मतलब यह है कि मेजॉरिटी परसेंटेज में अपेंडिक्स हमें कहाँ पे मिलता है, बिहाइंड द सीकम। कुछ बुक्स वाले इस प्री सीकल को कहते, ऐसा ना हो कि आप लोग गूगल देके और उसमें लिखो कि प्री इलियल, इस तरह पेरा इलियल, वो भी ठीक है, लेकिन रेट्रो इज ऑलवेज सीकल बिहाइंड द सीकम। तो इलियल और सीकल ये वर्डिंग सेम है, लेकिन हमारे पास जो इसके लिए हमें आना चाहिए वो कौन सा नेचर है, रेट्रो सीकल इन नेचर है। अपेंडिक्स का जो नॉर्मल लेंथ है, नॉर्मल इट इज अराउंड अबाउट 9 सेंटीमीटर। अपेंडिक्स कितना लेंथ में होता है, ह्यूमन अपेंडिक्स लेंथ में अराउंड अबाउट 9 सेंटीमीटर होता है, लेकिन इसके इनसाइड डायमीटर, डायमीटर अगर हम देखें इनसाइड डायमीटर इट इज 6 सेंटीमीटर, ठीक है। मतलब इंटरनल डायमीटर अगर हम अपेंडिक्स की देखें वो कितना है, 6 मिलीमीटर, और इसकी लेंथ कितना है, 9 सेंटीमीटर। अगर एक अपेंडिक्स है उसकी जो डायमीटर है वो 12 है, 13 है, इट्स मीन इट गेट इन्फ्लेम्ड, वो क्या है, इन्फ्लेम्ड है, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्यूट अपेंडिसाइटिस। क्लियर है। अपेंडिसाइटिस जनाब ये राइट इलियक रीजन में होता है, राइट इलियक, और इस एरिया का जो स्किन है इट इज सप्लाइड बाय अ नर्व विच इज अराइजेस फ्रॉम विच रूट, T10, thoracic 10 वर्टेब्रा। मतलब T10 से जो नर्व आई है ना, वो इस अपेंडिक्स के ऊपर जो स्किन है उसको क्या करती है, सप्लाई करती है। तो अपेंडिक्स का पेन हर उस स्किन पे जाएगा जिसकी सप्लाई क्या हो, T10। तो T10 इज अ नर्व विच आल्सो गिव सप्लाई टू द स्किन अराउंड अम्बिलिकस। इसलिए अपेंडिक्स का पेन यहाँ से स्टार्ट होकर किसकी तरफ जाता है, अम्बिलिकस की तरफ जाता है। तो अपेंडिसाइटिस का पेन इज नॉट लोकलाइज्ड पेन, इट इज रेफर्ड पेन। इसको हम क्या कहते हैं, रेफर्ड पेन, बिकॉज द अम्बिलिकस स्किन इज सप्लाइड बाय T10 एंड द सेम नर्व रूट आल्सो सप्लाई द स्किन अराउंड द अपेंडिक्स। इसलिए ये क्वेश्चन आता है पेपर में कि व्हाई अपेंडिक्स पेन इज रेफर्ड फ्रॉम अम्बिलिकस टुवर्ड राइट इलियक फोसा, बिकॉज दे हैव सेम नर्व रूट विच इज नोन एज T10, उसको हम T10 कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अपेंडिसाइटिस पेन में, अब अपेंडिसाइटिस तो मैं एक्सप्लेन नहीं करता क्योंकि इस पे बात जाएगी तो 2 घंटे, लेकिन अपेंडिसाइटिस में आप लोगों को मैं एक बात बता दूँ, ये चीज़ मॉन्ट्रेल पता होना चाहिए, मॉन्ट्रेल्स। इस मॉन्ट्रेल्स को हम कहते हैं अल्वेराडो स्कोर। बुक में नहीं है, ये सर्जरी का गेम है, ठीक है, लेकिन आप लोग अब थोड़ा सा जो है ना और क्लियर हो जाए। अल्वेराडो स्कोर, विच स्कोरिंग सिस्टम इज फॉलो टू डायग्नोज अक्यूट अपेंडिसाइटिस, अल्वेराडो स्कोर। इस स्कोरिंग से हम सर्जरी के वार्ड में अपेंडिसाइटिस मालूम करते हैं। अपेंडिसाइटिस का केस जब आ जाए तो वी आस्क द पेशेंट दैट यू हैव माइग्रेटरी पेन आर नॉट। कौन सा पेन, माइग्रेटरी पेन, क्योंकि अपेंडिसाइटिस का पेन अम्बिलिकस से राइट इलियक फोसा की तरफ जाता है। सो इट इज नॉट लोकलाइज्ड पेन, इट इज अ माइग्रेटरी इन नेचर। नेक्स्ट, अपेंडिसाइटिस दर्द में जनाब क्या होता है, देयर इज एनोरेक्सिया, द पेशेंट डोंट वांट टू ईट एट ऑल, एनोरेक्सिया, ठीक है, इंसान कहते हैं कि यार मुझे, मेरा दिल खराब है, वो कुछ खा पी नहीं सकता। नेक्स्ट जनाब, द एन स्टैंड फॉर नोजिया, फीलिंग ऑफ वोमिटिंग, उसको ऐसा लग रहा है कि उसको वोमिटिंग आ रही है अपेंडिसाइटिस में। नेक्स्ट पॉइंट ये है, टी स्टैंड फॉर टेंडरनेस, इसको क्या होती है, टेंडरनेस। अगर उस एरिया को हम टच करें तो वो पेनफुल होता है, याद रखें उसको टेंडरनेस कहते हैं। और आर स्टैंड फॉर रिबाउंड टेंडरनेस इज द पॉइंट, रिबाउंड, टेंडरनेस तो होगी लेकिन विच टेंडरनेस वी वांट टू सी, रिबाउंड टेंडरनेस। इसका मतलब यह है, हमने खुद किए है ये पेशेंट में, अगर आप इस एरिया पे इस तरह ये उंगली रखते हैं ना, प्रेस करते हैं, तो प्रेस करने पे उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप छोड़ते हैं ना तो वो जंप मार देता है। इफ द पेन बिकम इंक्रीज व्हेन यू आर रिमूविंग योर फिंगर, दैट इज नोन एज रिबाउंड टेंडरनेस। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, ई स्टैंड फॉर, हाँ, एलिवेटेड टेम्परेचर। इस बंदे की फीवर होगी क्या, नहीं, सो फीवर मीन एलिवेटेड
टेम्परेचर, एल स्टैंड फॉर अपेंडिसाइटिस में टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से WBC काउंट क्या होगा, ज़्यादा। एनी इन्फेक्शन इट विल इंक्रीज WBC, एल स्टैंड फॉर ल्यूकोसाइटोसिस, ल्यूकोसाइटोसिस मीन इंक्रीज WBC, ठीक है। और एस मीन शिफ्ट ऑफ न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल इतना बढ़ेंगे कि इसमें कभी इमेच्योर न्यूट्रोफिल भी हमें मिलेंगे, शिफ्ट मीन इमेच्योर न्यूट्रोफिल, याद रखें। नाउ क्वेश्चन ये है, दिस मॉन्ट्रेल इज कॉल्ड अल्वेराडो स्कोर। अगर एक पेशेंट अपेंडिसाइटिस का है और वो इमरजेंसी में लाया गया है, ठीक है, और उसको माइग्रेटरी पेन हुआ था, फैमिली ने ये बताया, इस बंदे ने, अगर फैमिली मेंबर ने ये बताया कि भाई इस बंदे को पेन पहले अम्बिलिकस में था, अब कहाँ पे जा रहे हैं, राइट इलियक रीजन में, तो हम इसको 1 नंबर देते हैं। माइग्रेटरी पेन को कितना नंबर देते हैं, 1। अगर पेशेंट को एनोरेक्सिया भी है, ये भी 1 है, नोजिया है, ये भी 1 है, टेंडरनेस है, 1 है। अगर रिबाउंड टेंडरनेस है ना, ये 2 नंबर का होता है, और ये 1 नंबर का होता है, ये भी 2 का होता है, और ये भी 1 नंबर का होता है। तो आप लोग इसको जमा करें, कितना बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अल्वेराडो स्कोर इज टोटली 10। अगर मैंने ये सारी पॉइंट जल्दी ये मेरे पास हाउस अफसर के पास, HO के पास होता है, आपने पहले से हर एक पेज पे मॉन्ट्रेल लिखा होता है, जल्दी जल्दी पूछो और इसके सामने 1 2 लिखो। जब आप पेशेंट कहते हैं कि उसको पेन भी था 1, एनोरेक्सिया भी है, नोजिया भी है, तो टेम्परेचर भी है, ल्यूकोसाइटोसिस भी है, और इसका ये स्कोर आपने जमा किया, वो किसके दरमियान आता है, 8 से 10। दैट इज द केस ऑफ अपेंडिसाइटिस। फिर कंफर्म करने के लिए हम डायरेक्ट अल्ट्रासाउंड करते हैं। क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड। लेकिन अगर ये केस जनाब 6 से 8 के दरमियान आ गया, ये नंबरिंग, इट इज मोस्ट लाइकली अपेंडिसाइटिस, हो भी सकता है। लेकिन अगर ये 6 से कम आ गया ये स्कोरिंग सिस्टम, इट मे बी समथिंग एल्स, कोलोन प्रॉब्लम हो सकता है, इलियम प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी का अपेंडिसाइटिस केस नहीं हो सकता। So which scoring system we evaluate in the emergency setting to see the diagnosis of acute appendicitis? Answer is Alvarado score। और इस स्कोर को हम किस चीज़ के जरिए करते हैं, आंसर इज मॉन्ट्रेल, इसको हम मॉन्ट्रेल कहते हैं। तो यहाँ पे तो अपेंडिसाइटिस के बारे में इतना कुछ नहीं लिखा है, लेकिन एक पॉइंट याद रखें, ये कौन सा एरिया है, व्हाट इज दिस एरिया, ये कौन सा बोन है, ये जो इधर पॉइंटेड, आप सारे लोग उसको फील भी कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड इलियक बोन, लेकिन ये इसका पॉइंटेड पार्ट है, इसको हम कहते हैं इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। इसको क्या कहते हैं, इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये हमने पहले क्लास में पढ़ा था ना। इसका अगर हम इस तरह, ये इंटीरियर इलियक स्पाइन है, और ये जनाब द सेंट्रल डिप्रेशन पार्ट ऑफ द एब्डोमेन इज कॉल्ड अम्बिलिकस, ये अम्बिलिकस है। इंटीरियर इलियक स्पाइन से अगर हम किसकी तरफ आ जाए, अम्बिलिकस की तरफ आ जाए, तो याद रखें इंटीरियर इलियक स्पाइन से अगर हम यहाँ से अगर हम इतना रास्ता कवर करें, इतना, तो ये 1/3 है कि नहीं, और ये कितना है, ज़्यादा है ना, ये कितना है, 2/3। कहते हैं कि अगर हम इंटीरियर इलियक स्पाइन से थोड़ा सा आगे आ जाए, थोड़ा सा, तो ये पॉइंट हमें मिलेगा, ये अम्बिलिकस से हम कितना फासला कवर करें, 2/3, तो ये पॉइंट मिलेगा। ये MCQs आता है कि द पॉइंट वी कैन सी फ्रॉम ASIS to umbilicus 1/3, this point is called dash, it is called मैकबर्नी पॉइंट। इसको क्या कहते हैं, मैकबर्नी पॉइंट। ये बात आप लोगों ने शायद सुना हो, मैकबर्नी पॉइंट। मैकबर्नी पॉइंट इज नथिंग बट इट इज द पॉइंट इन बिटवीन ASIS एंड umbilicus। इफ वी गो फ्रॉम दिस साइड इट शुड बी 1/3, और अगर उधर से आना चाहे इट शुड बी 2/3। ये पॉइंट क्यों इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट डॉक्टर देखकर यहाँ पे जब हाथ लगाता है ना और उसको छोड़ता है, तो पेशेंट को क्या होता है, टेंडरनेस। दिस रिबाउंड टेंडरनेस वी विल सीन इन अपेंडिसाइटिस एट विच पॉइंट, मैकबर्नी पॉइंट। और इस पॉइंट पे ही इंसिजन देता है डॉक्टर और अपेंडेक्टोमी कर देता है। सो द पॉइंट वेयर वी गिव इंसिजन टू रिमूव अपेंडिक्स आल्सो नोन एज मैकबर्नी पॉइंट। और उस इंसिजन की जो नाम है उसको मैकबर्नी इंसिजन भी कहते हैं। ये मैकबर्नी वाज अ सर्जन, ये एक बंदे का नाम है। ये पॉइंट उसने मालूम भी किया था और उसने अपेंडेक्टोमी के दौरान इस पर कट भी दिया था, इसलिए इस पॉइंट को टेंडरनेस के लिए मैकबर्नी पॉइंट भी कहते हैं और इसको हम मैकबर्नी इंसिजन भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम अपेंडिक्स की ब्लड सप्लाई देखें, एनीवन, वेरी गुड, ब्लड सप्लाई ऑफ द अपेंडिशियल आर्टरी इज आल्सो नोन एज अपेंडिकुलर आर्टरी। इसको क्या कहते हैं,
एपेंडिकुलर या एपेंडिशियल आर्टरी द सेम दैट वाज द ब्रांच ऑफ, शाबाश आप लोगों ने तो पढ़ा है, हाँ, एपेंडिकुलर आर्टरी वाज द ब्रांच ऑफ इलियोसिकल आर्टरी या इलियोकोलिक आर्टरी, इस तरह था ना, इलियोकोलिक आर्टरी एंड इलियोकोलिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी। क्लियर है? तो अपेंडिक्स इज द कंटेंट ऑफ विच गट, मिड गट, तो मिड गट के अंदर आता है, उसको ब्लड देने वाला आर्टरी कौन सा है? अपेंडिकुलर आर्टरी विच वाज द ब्रांच ऑफ इलियोकोलिक आर्टरी एंड इलियोकोलिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी, और सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ एब्डोमिनल इयोटा, वो एब्डोमिनल इयोटा में आता है। ठीक है, ओके जी। इसकी वीनस ड्रेनेज क्या होगी? वीनस ड्रेनेज आखिर में सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन में जाएगी, क्योंकि मिड गट है और सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन जब स्प्लीनिक वेन के साथ मिलेगी तो क्या बन जाएगी? पोर्टल वेन बन जाएगी। ओके जी। इसकी लिम्फेटिक ड्रेनेज भी किस नोड में जाएगी? सुपीरियर मेसेंटेरिक लिम्फ नोड में जाएगी, आसान। लेकिन ये रेट्रोपेरिटोनियल है कि इंट्रापेरिटोनियल? इंट्रापेरिटोनियम। अब इधर देखें, ये सीकम है फॉर एग्जांपल, और ये क्या है? अपेंडिक्स है। आप लोग ये सीकम है, ये अपेंडिक्स है, रेट्रोसीकल फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यूज है। इसके इर्द गिर्द सीकम इज अ इंट्रापेरिटोनियम, क्योंकि रेट्रोपेरिटोनियम में सिर्फ असेंडिंग कोलोन है ना, डिसेंडिंग कोलोन है, याद है ना। अब इसके ऊपर भी अपना क्या है? ये पेरिटोनियल फोल्ड है, लेकिन इधर देखें, दिस इज पेरिटोनियम, लेकिन फिर ये वाला पेरिटोनियम, दिस इज द स्पेशल पेरिटोनियम विच कनेक्ट सीकम विद अपेंडिक्स। सीकम के इर्द गिर्द भी अपना पेरिटोनियल फोल्ड है, अपेंडिक्स के इर्द गिर्द भी क्या है? पेरिटोनियल फोल्ड है। लेकिन फिर ये पेरिटोनियल फोल्ड जो किसने किसको अटैच किया है? अपेंडिक्स को सीकम के साथ अटैच किया है। दिस स्पेशल पेरिटोनियल फोल्ड इज कॉल्ड मीजो अपेंडिक्स, इसको मीजो अपेंडिक्स कहते हैं। तो अगर एमसीक्यूज आ जाए कि व्हाट इज मीजो अपेंडिक्स, इसका मतलब मिडल अपेंडिक्स नहीं है। मीजो अपेंडिक्स इज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट स्पेसिफिकली होल्ड अपेंडिक्स विद द सीकम। तो ये सीकम के साथ अपेंडिक्स को मिलाने वाला पेरिटोनियम है, जिसको क्या कहते हैं? मीजो अपेंडिक्स कहते हैं। और इस मीजो अपेंडिक्स के अंदर एपेंडिकुलर आर्टरी और एपेंडिकुलर वेन रन कर देती है। बात समझ आ गई कि नहीं? ये तो कोलोन का पार्ट है, सीकम इज अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन। इलियोकोलिक आर्टरी से कौन सी ब्रांच निकलती है? अपेंडिकुलर आर्टरी। और ये अपेंडिकुलर आर्टरी इस मीजो अपेंडिक्स के अंदर से आकर किसको सप्लाई करेगी? अपेंडिक्स को सप्लाई करेगी। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर वेयर एपेंडिकुलर वेसल्स आर प्रेजेंट? दे आर कॉल्ड मीजो अपेंडिक्स। बट मीजो अपेंडिक्स इज नथिंग बट इट इज द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम विच होल्ड सीकम विद अपेंडिक्स। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट जनाब एब्डोमिनल कैविटी। जो रिमेनिंग आप लोग एनाटॉमी समझनी चाहिए, इसके अंदर जितने भी एमसीक्यूज इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आप लोगों को इसके जितने भी बेसिक की पॉइंट्स है वो मैं लिख के दे दूंगा। मेरे ख्याल में 50 तक बनाए हैं, और एब्डोमिन के अंदर से जो 10 से 15 एमसीक्यूज उस 50 के अंदर आएंगे। लेकिन अगर उसमें मैंने जनाब इस तरह क्वेश्चन लिखा है कि अपेंडिकुलर वेसल लाइज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, और उसका आंसर मैंने क्या लिखा है? मीजो अपेंडिक्स। तो क्लास से ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज मीजो अपेंडिक्स, ये क्लास से आप लोग सीखेंगे। अगर मैंने ये लिखा है कि जनाब which part of the pancreas will not necrose if there is block in celiac trunk, आंसर इज हेड ऑफ पेंक्रियाज। तो फिर ये पता होना चाहिए कि भाई इसके पीछे बड़ा कंसेप्ट है, क्योंकि हेड विल रिसीव ब्लड सप्लाई फ्रॉम सुपीरियर मेसेंटेरिक आर्टरी आल्सो। इतना 2 घंटे क्लास लेने के बाद ये 2-3 वर्ड जो एक लाइन में मिलती है ना, और फिर बंदा उसको आंखें बंद करके करता है, इसका मतलब इस पर आप लोगों ने मेहनत की है। अगर कल मैं ये पढ़ाऊंगा कि इफ देयर इज कैंसर इन द अपेंडिक्स and it is bacterial infection in the appendix and it metastasized to which lymph node, तो आंसर विल बी सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड। ये आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ मिड गट, और मिड गट लिम्फेटिक आर्टरी ड्रेन इनटू सुपीरियर मेसेंटेरिक नोड। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट कल से हम अपर लिम्ब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो मतलब देखिए, इस बुक्स के अंदर 2 तरह की स्टडी है, 3 तरह चीजें होती है। एक वो होती है जो बुक ने बहुत कम लेके है, उसको ज्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर कंसेप्ट ज्यादा है। जिस तरह भी आप लोगों को मैंने दिखाया भी है, ये आप लोग को इसलिए दिखा ताकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए। कुछ चीजें हैं जितना बुक ने लिखा है उतना उसको पढ़ना चाहिए, कुछ चीजें हैं जो बुक में है ना वो पेपर में आए हैं ना आएंगे, उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। लेकिन वो चीजें एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, रिस्क ना लेने की वजह से
वो चीज़ें टीचर को चाहिए, अगर इस पर 2-3 घंटे खराब नहीं कर सकता, वो चीज़ें की पॉइंट्स में असेंबल करके किसी दिन उन लोगों को समझा सके, ताकि अगर उस पॉइंट्स पे कल को कोई चीज़ आ भी जाए, ताकि कम अज़ कम अगर बंदा तुक्का भी लगाए किसी बेस पे लगाए। ये बात समझ आ गई कि नहीं? तो मेरे पढ़ाने का 3 तरीके, कुछ चीज़ें जो बुक्स में बहुत कम लिखे हैं, जो मैं समझता हूँ उसको ज़्यादा करने चाहिए, वो हम बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें बुक तक ही पढ़ना इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चीज़ें बुक में है लेकिन एग्जाम के कभी कंटेंट नहीं होते, वो मैं की पॉइंट में कवर करा देता हूँ। बात समझ आ गई ना? तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द सेशन एंड एट द एंड ऑफ द सब्जेक्ट जितने भी पॉसिबल MCQs है, अगर इंसान में डिफिशेंसी ज़रूर होती है, आप ये किताब 1000 मरतबा पढ़ो फिर भी आप लोगों को क्वेश्चन आएगी और आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी। लेकिन अगर एक स्टूडेंट पहले दिन आया था, उसको 10 में से 2 MCQs भी नहीं आते थे, तो सेशन के एंड में 10 में से अगर 10 नहीं तो 10 में से 7-8 MCQs आने चाहिए। और अगर आप 10 में से 7-8 कर देते हैं, 80% करते हैं, तो 50% इज पासिंग रेशो। तो आप लोगों को पास करना चाहिए। बात समझ आ गई कि नहीं? PMDC का टॉपर हो, प्लेब का टॉपर हो या यूएसएमएल का टॉप, वो भी 300/300 नहीं लेते, लेकिन वो 240-250 ज़रूर लेते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो कॉमन चीज़ें हैं जो मैं पढ़ाता हूँ, जिस पर आप लोगों को ज़्यादा वर्कअप करना है, उस पर इंशाल्लाह काम करेंगे तो एट द एंड इट विल बी पे यू। ठीक है, कल इंशाल्लाह मिलेंगे, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे और इसके हैंडी पॉइंट्स मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से दे जाऊँगा। ठीक है, तो जितने भी ये एब्डोमेन है, अपर लिम्ब, हर एक के पॉइंट्स मिलेंगे और किसी दिन इसमें मैं फिर टेस्ट दूंगा, तो आप लोगों को ये चीज़ें बार बार रिवाइज हो। एब्डोमेन के बाद अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, इसमें एक टेस्ट दूंगा तीनों में, और फिर पेल्विक कैविटी, चेस्ट और न्यूरो एनाटॉमी, इसमें एक टेस्ट लेंगे, और फिर इन सब एनाटॉमी के अंदर अपना एक टेस्ट लेंगे। तो आप लोग को इंशाल्लाह मजीद आप जितना भी अच्छा करके पढ़े, लेकिन इस पर आप टेस्ट ना दे तो आपको अपने आप का पता नहीं चलता कि मैं कितने पानी में हूँ। तो इंशाल्लाह टेस्ट आप लोग देंगे तो जो गलतियाँ आप लोग करेंगे उसके अंदर फिर से रिवाइज करेंगे, ताकि आप लोग को मजीद, जब तक क्रिस्टल क्लियर ना हो तो इंशाल्लाह हम उसको करते रहेंगे। ठीक है।